बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का आगाज सबसे अच्छी खबर जो ये हमारे पास कि बारिश हो रही है, जिसकी हमें बहुत जिसका इंतजार था और जिसकी बहुत सारी पेशगोइयां की जा रही ज़रूरत भी थी और दिलों का मौसम भी सुहाना हो चुका है। मुस्बत तब्दीली आई है, रात से बारिश का सिलसिला जारी है। सिर्फ लाहौर ही गिरदनवा में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में जो फोरकास्ट इस बात की। मैं जब आज सुबह आई हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग्स थी। मैंने ये वीडियो बनाई है, जब मैं आप देख सकते हैं इसमें कि वेदर कितना खूबसूरत और कितना क्लियर है, हर चीज़ धुली हुई और साफ सुथरी नजर आ रही है और लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली लाहौर शहर के अंदर जिसकी फिजा इतनी आलूदा हो चुकी थी, ये वहाँ पर हो सकता है क्योंकि हर चीज़ निकली और एक लंबे अरसे के बाद साफ लग बारिश हुई है ना, तो हमें शिद्दत से इंतजार भी था और एक वाज़ेह तब्दीली जिस तरह से आप इस विजुअल्स के अंदर जो आपने वीडियो बनाई है देख ही रहे हैं कि हर चीज़ धुली हुई निखरी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि एक लंबे अरसे से आलूदगी वबाई अमराज फैल रही थी और बारिश का होना बहुत ही ज़रूरी था। और जिस तरह जुनेद कहते हैं ना कि इबादत जो है वो आपके गुनाहों को धो डालती है, इसी तरह बारिश ने हमारी फ़ज़ा के अंदर जितनी आलूदगी थी उस सबको धो डाला है। और इस वक्त वेदर इतना क्लियर हो चुका है, आसमान पर अभी भी गो के बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस क्रिस्टल क्लियर वेदर को। और जो इस वक्त हमारे जो महकमे मौसमियात था उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि 19 से 22 तक बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं और बारिशों का ये सिस्टम पूरे पाकिस्तान में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। बहुत सारे बारिश से शहर धुलकर साफ हो चुके हैं और हमारा शहर लाहौर भी इस वक्त नीट एंड क्लीन हो चुका है। बहुत ही पॉजिटिव चेंज है और उम्मीद करते हैं कि इससे वबाई अमराज का भी खात्मा होगा। और एक और बड़ी चीज़ कि हमें गर्मी महसूस होने लग गई थी, दिन में तो वाकई में गर्मी का एहसास 33 तक मैंने टेम्परेचर देखा परसों। कल भी शदीद धूप थी और अब लग रहा था कि अब तो हमें बाकायदा गर्मी का सामना करना पड़ेगा और आगे रमज़ान भी है, तो ये बहुत ही एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज है। उम्मीद करते हैं इससे कम से कम हमारे रोज़े तो अच्छे गुजरेंगे। टेम्परेचर में भी कमी वाक़ई हुई, टेम्परेचर में बाकी कमी वाक़ई हुई है और आज सुबह एक खुनकी सी महसूस हो रही थी। सर्दी नहीं थी लेकिन खुनकी महसूस हो रही थी और एक बहुत ही प्लेजेंट वेदर। और आज जो है वो हमारे जो शहरी हैं, पाकिस्तान के तमाम जो लोग रहने वाले हैं, वो आज समोसे पकौड़े और इस तरह की चीज़ों से इंजॉय चटपटी चीज़ों की तरफ रश बढ़ेगा। दिलों का मौसम तो उदास है, वैसे तो मौसम बेहतर हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि हमारा कल पहला मैच था, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हुआ है नाकामी के साथ, शिकस्त के साथ। और अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ तो ये मुसलसल तीसरी नाकामी है। ट्राई सीरीज़ के अंदर पहला मैच हारे, फिर फाइनल मैच न्यूजीलैंड से हारे और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी जिसकी हम बात कर रहे थे कि जीत बहुत ज़रूरी है। अगला मैच हमारा भारत के खिलाफ है 23 को, तो उससे पहले जीत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जिसका डर था। और इसी के ऊपर एक एनिमेटेड प्रोमो भी जारी किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कप्तानों की जो एनिमेटेड वीडियो है वो जारी की गई है। उसकी धूम है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तानों के 2025 के एनिमेटेड प्रोमो ने इस वक्त धूम मचा रखी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये मेगा इवेंट में शरीक तमाम टीमों के कप्तानों का नया एनिमेटेड प्रोमो जारी कर दिया है, जिसमें तमाम टीमों के कप्तान के मुनफरिद एनिमेटेड किरदारों को बहुत महारत से दिखाया गया है। और ये आप देख भी सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भी किस तरह से छक्के चौके लगा रहे हैं। ये असल किरदार नहीं है बल्कि उनके एनिमेटेड किरदार हैं जो कि हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, बच्चों के एंटरटेनमेंट का भी पूरा सामान लगता है तैयार किया गया आईसीसी की तरफ से। जिद्दत आ रही है, एआई का दौर है, तो यकीनी तौर पे ये एनिमेशन जो है ये काबिल तारीफ है और जो शायकीन है वो इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी इस वक्त एनिमेटेड प्लेयर का ही किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, रियल प्लेयर नजर नहीं आ रहे। और इनके बारे में कहा भी ये जा रहा है कि ये बच्चे हैं, अभी ये बेबी क्रिकेटर्स हाँ, ये बर्गर बच्चे हैं। ये शायद अफरीदी का ये ख्याल है कि हमारे जो आजकल के क्रिकेटर्स हैं वो बर्गर बच्चे हैं और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। एक तो सवालात उठ रहे हैं सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन के ऊपर कि आप जो आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, उसके अंदर भी आप फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आए। दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 स्पिनर्स के साथ आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हमें एक स्पिनर को आखिर क्यों इतना आपने उसे दबाव में डाला और बाकियों को यूटिलाइज नहीं किया? इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं। उसके बाद हम अपने पहले टॉपिक की जानिब आएंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक भी यही है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला टाकरा क्यों हमें शिकस्त हुई और क्या वजूहात थी। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी बात होगी, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कत्ल केस की। अरमगान ने पुलिस के साथ मुकाबला करके बिल्कुल दुरुस्त किया है, उनके वालिद का ये कहना है। बहुत ही पुरस्रार तौर पर कत्ल किया गया है
और इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि समाजी इंसाफ का आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मोबाइल की लत या डिजिटल नशे से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, ये सारे अहम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आगाज़ कर लेते हैं। फातिहाना आगाज़ की जो तवक्को थी वो पूरी नहीं हो सकी, ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर भी हैं। आपको मीर साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आपका जो तज्जिया होता है मीर साहब हमेशा पॉजिटिव होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन हो चुकी है, अब हमें इन्हीं से ही तवक्कुआत हैं। लेकिन ये जो कल के मैच में हुआ है, हमारे सबसे पहले तो बॉलर्स ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। टॉस जीत के पहले दावत दी गई और एक रन्स का पहाड़ खड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो एक एक करके हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस है, जो हमारे ओपनर्स की परफॉर्मेंस है, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर कोई भी नहीं चल पाया। क्या कहेंगे कल के मैच पर? सबसे पहले तो हम क्रेडिट देंगे यंग को, लेथम को। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट बैटिंग। और उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने अपने आप को किस तरह एक कंसोलिडेट किया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50 ओवर्स के अंदर अंदर आप देख लो कि इनके ओवर 321 रन उन्होंने बनाए। हमने क्या किया? हमारे जो बॉलर्स हैं, दो बल्कि तीन बॉलर्स आप ले लो, तीनों दो बॉलर्स तो 6-6 पे गए। अब आप मुझे बताओ, दो बॉलर्स अगर 6+ पे जा रहे हैं और तीसरा आपका बॉलर रऊफ 8 पे जा रहा है, तो मुझे बताओ कि फिर आपकी क्या बचत रहेगी? एंड का रिजल्ट आप देख लो, हमेशा मैच एंड में थ्रिलिंग बन जाता है। नसीम हसन ने, खुशदिल ने बड़ी कोशिश की कि उसको आप टर्न अराउंड करें, बट इट वाज टू लेट। लेकिन मीर साहब आखिरी 10 ओवरों में 113 रन बनवाए हमारे बॉलर्स ने। मतलब कहाँ गई वो स्ट्रेंथ, कहाँ गई वो कारकर्दगी? कोई भी नहीं चला। इनको कोई बताने वाला नहीं है, ये लड़के सब एक्सपीरियंस्ड हैं। इनको कोई जाके वहां बात करे इनके साथ। वो कप्तान पीछे खड़ा है, उसने उससे बात की है? कोई कभी गया उनके पास? इसको चाहिए जाके बात करे उनके, तो तुम इस तरह करो, तुम ये करो, तुम फलाना करो। वो हाथ रख के आगे और ये कह रहे हैं कि लेट्स गेट ऑन विद इट। इस तरह नहीं होता। आपको ऐसे मौके के ऊपर जब आपको फेंटी पड़ रही होती है, आप जाते हैं बॉलर को जो मर्जी बॉलर हो, बॉलर को जाके आप उससे बातें करते हैं, उसको आप कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, उसको बताते हैं। कप्तान हमारा, पीजे साहब, कप्तान हमारा तो ये कहता है कि जो तमाम प्लेयर्स हैं, तमाम प्लेयर ही कप्तान हैं टीम के। अगर इस तरह से मामला चलते रहे तो किस तरह से टीम परफॉर्म करेगी? और फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कौमी टीम के जो साबिक कप्तान है शाहिद अफरीदी, वो भी कहते हैं कि जो मौजूदा नस्ल के जो तमाम क्रिकेटर्स हैं वो बर्गर क्रिकेटर हैं। उन्होंने भी उनको बर्गर क्रिकेटर का नाम दे दिया है। तो इस तरह से तो हमारे बच्चे नहीं चल पाएंगे। हमारे प्लेयर्स आप कहते हैं मंजे हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते। नहीं, ये बर्गर क्रिकेटर तो नहीं है, ये रैप अप्स हैं। ये रैप अप्स वो होते हैं, वो नहीं बर्गर सिर्फ दूसरे को मिलते लंबे रैप अप्स, वो बन गए। द थिंग इज कि ऐसे इनको देखो, जब वो कहता है ना कि सारे कप्तान है, तो फिर तुम जाओ घर बैठो, तुम अपने आप को कप्तान मत कहो। कप्तान का मतलब है कमांड, अथॉरिटी, और क्रिकेट को रन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि सारे कप्तान है। यार सारे कप्तान अगर होंगे तो यही हाल होगा जो आपका होगा। 321 आप बनवाएंगे। सो थिंग इज कि इसमें या तो इस कप्तान के अंदर बात करने की सलाहियत नहीं है, या इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। जब वो सामने आते हैं मीर साहब, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत दिखाई देता है, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। खुद वो 3 रन बना के पवेलियन लौट गए। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो रिजवान भी सीनियर हैं। बाबर आजम हर बार की तरह वो 90 बॉल्स खेल के 64 रन दे पाए हैं, अगर या 69 रन दे पाए हैं, जबकि उनके मुकाबिल खुशदिल शाह अगर 49 गेंदों पे 64 या 62 रन बना सकते हैं, तो बाबर क्यों नहीं? तो ये क्या सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए खेलते हैं? पाकिस्तान कहाँ पे है, टीम कहाँ पे है, शायकीन के जज्बात और ज़रूरत जो इस वक्त थी जीतने की, वो कहाँ पे है सब कुछ? मैं बाबर पे आता हूँ। अगर आपने बैटिंग ऑर्डर इस तरह करना था, आपको पता है जब फील्ड क्लोजन होती है, आप खुशदिल को पहले भेजो, उसको पहले भेजो, और फखर को पहले भेजो। आपने इन लड़कों को बिल्कुल उस वक्त भेजा जब फील्ड बिल्कुल बाहर चली गई। सो द थिंग इज, बाबर स्ट्रगल कर रहा है। बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है वो। उसके अगर आप उसको पूरी फुटेज देखो, आप एक कॉटन बोल्ड हो सकता था वो, और एक दफा बोल्ड भी हो सकता था। द क्वेश्चन इज, उसको लक ने थोड़ा सा फेवर किया, ये बिल्कुल सही है।
उसको उसको एक्सेलरेट करना चाहिए। लेकिन डॉट बॉल्स क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि हम आप बात करते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए और फिर उनको, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं बाबर आजम, हम ये नहीं कहते कि वो प्लेयर अच्छे नहीं हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, फिर क्यों वो किसी किस्म का प्रेशर ले लेते हैं? और इस बार तो पता था कि हमें खेल देना होगा, हम इससे पहले भी हार चुके हैं, टीम से 2 बार हार चुके हैं और स्ट्रेटेजी टीम की हमें पता थी, फिर हम तीसरी बार हारने का रिस्क किस तरह से ले सकते थे और किस किस्म का प्रेशर था ये टीम के ऊपर? देखिए, मैं हमेशा बाबर को कंपेयर करता हूं कोहली के साथ। कोहली का भी बड़ा बुरा वक्त आ गया था, कोहली आगे निकल नहीं रहा था, फ्रंट फुट पे आगे नहीं जा रहा था, बिल्कुल साइड डाउन हो गया था। ये बाबर वही कर रहा है, कल आप देखो उसको, ये आगे तो आ ही नहीं रहा था, ये हाफ कॉक खेल रहा था। ये इसको चाहिए कि आगे निकल के खेले, ये डर रहा था कि मैं आउट ना हो जाऊं, और ये डरो मत, इट डजंट मैटर, यू आर स्टिल अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन तुम अपनी टेक्निक से जब बाहर हो जाओगे और उसमें नहीं खेलोगे तो यही हाल होगा। लेकिन एक चीज है कि बाबर के होते हुए मीर साहब ऐसा लगता नहीं है ना, शायकीन को ऐसा फीलिंग आती है कि बाबर अब क्रीज पे आ गए हैं तो अब टारगेट चेज हो जाएगा। हाँ, सलमान अली आगा से तवक्कुआत थी, फ़खर से थी, फ़खर अनफिट हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बाबर सिर्फ उसको सामना कर रहे थे, अपनी विकेट बचा रहे थे, 50 उन्होंने स्कोर किया लेकिन डॉट बॉल्स का अंबार लगा दिया। तो क्या ये परफॉर्मेंस है उनकी, ये जो बाबर किंग का उनको साथ एक टैग लगा हुआ है, क्या हम डिजर्व करते हैं बाबर से ऐसी परफॉर्मेंस? देखें, बाबर जैसे मैंने पहले कहा है, बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है, तनकीद इस पे हो रही है, लेकिन बाबर को इस फॉर्मेट में, वनडे में और T20 में मैं हमेशा एज अ फ्लोटर रखूंगा। इसको मैं मिडिल ऑर्डर, इसको मैं 4-5 पे खिलाता रहूंगा, क्योंकि अगर तो कोलैप्स हो जाता है, बाबर किंग जाके उसको स्टेबलाइज कर सकता है, जिस तरह भी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि ये डॉट बॉल्स खेल जाता है, तो ये दूसरे की जो रिदम होती है बॉलर की, ये उसको तंग कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हम इन्हिसार किस पे करें, हम किससे तवक्कुआत रखें कि ये मैच विनिंग प्लेयर है, ये मझदार में फंसी कश्ती को निकाल के ले जाएगा? ऐसा कोई प्लेयर आपको दिखाई देता है हमारी इस टीम में? हाँ जी, है, बहुत बड़ा प्लेयर है, उनका नाम है अल्लाह। हम अल्लाह पे ज्यादा बैंक करते हैं और अपने आप, यानी कि बात अगर दुआओं पे आ गया मीर साहब तो फिर ना ही समझें। तो पीछे से फिर अगला मैच तो हमारा इंडिया के साथ है, दूसरा भी तगड़ा मैच, तगड़ी टीम, क्या करेंगे फिर हम अगर अल्लाह पर तवक्कुल सिर्फ है तो? आपने ईशान एक बात की थी, एक आपने बात की थी कॉन्फिडेंस की और उसके बाद परफॉर्मेंस की। कॉन्फिडेंस तब भी आएगा जब आप परफॉर्म करोगे, परफॉर्मेंस नहीं होगी आपका कॉन्फिडेंस शेक अप हो जाएगा। इसको आपने न्यूट्रलाइज करने के लिए या तकड़ा करने के लिए आपका कोच होता है, आपका मोटिवेटर होता है। ये कहाँ है ये लोग? क्या कोचिंग यही बताते हैं कि तुमने वी में खेलना है, ये करना है, वो खेलना है? बाबर आजम एक वी खेलने वाला प्लेयर है, वो अक्रॉस द लाइन नहीं खेलता, वो बिल्कुल सीधा खेलने वाला प्लेयर है, रियल टाइम टेस्ट क्रिकेटर। अब द क्वेश्चन इज कि यहाँ जो हमारी जो मुसीबत आई हुई है इधर, वो है कम्युनिकेशन गैप। यार मैं तो एक एक लड़के को जाके उससे बात करूं, यार तुमने जाना है, तुमने इस तरह खेलना है, ये तुमने जाके ज्यादा इमीडिएटली शॉटें नहीं खेलनी चाहिए, जाके अपने आप को सेटल करो। ये सेटल नहीं करते हैं, ये जाति, वो कहते हैं ना गतका, ये तलवार चलाने की। लेकिन मीर साहब, ये तो हमारा इतना बड़ा स्कोर हमारे खिलाफ बन गया, हमें उस क्या कमी को पूरा कर पाएंगे? हमारे पास एक स्पिनर कम है, पहले दिन से ये बात हो रही है, हर प्रोग्राम में, हर तजिए में, हर एनालिस्ट यही बात कर रहा है कि एक स्पिनर से हम अपने मुखालिफ टीम को नहीं पछाड़ सकते, और वही हो रहा है मुसलसल। तो इतना बड़ा रन्स का जो पहाड़ खड़ा हो जाएगा, तो बैटिंग में तो पहले ही हम को काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं दिखाते, तो कैसे होगा आगे? तो जिस तरह से बात हो रही है, भारत से टकरा है, फिर बड़ी बड़ी टीम है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, कैसे होगा? ये एक ही वक्त पे होगा कि आपके जो 3 स्टार बॉलर्स हैं, नसीम और अफरीदी और रऊफ, इनको आपने साइड पे ले जाके, जो आपका अगर तो कोई बॉलिंग कोच है, अगर बॉलिंग कोच है तो इनको साइड पे ले जाके इनको रीमोटिवेट करे, क्योंकि इन्होंने देखो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें की हैं कल, सबको देखो, इन्होंने एक तो विड्थ बहुत दे दी आउटसाइड ऑफ स्टंप, और विड्थ आप जिस मर्जी प्लेयर को विड्थ आउटसाइड ऑफ स्टंप दे देंगे, वो लड़के का दिल, एक शेर का दिल बन जाता है वहां। आप उसको स्क्वायर कट खेल देते हो, आप इवन ओवर द कवर्स खेल जाते हो। यहाँ जो है आपने मिडल एंड ऑफ और विकेट टू विकेट गेंद करो,
ये विकेट टू विकेट। लेकिन शाहीन भी तो ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं मीर साहब, और हारिस रऊफ के बारे में अभी भी यही राय है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है, वो अपना 100% नहीं दे पा रहे। तो इस तरह के जब सवालात उठ रहे हैं उनके फिटनेस पर, तो कैसे होगा? फिर तो इन्हिसार वाकई अल्लाह पर स्पिनर हमारे पास पहले ही एक है जो भी तजुर्बाकार है। तो ये गलती आपके सेलेक्टर्स की है, क्यों खिलाते हैं यार? बड़ा बड़ा दुनिया का जो प्लेयर है वो जब उसका थोड़ी सी या हैमस्ट्रिंग की या काफ मसल की या किसी की या शोल्डर की निगलिंग दर्द भी होती थी, वो नहीं खेलते थे। वो कहते हैं मैं जब तक 100% फिट ना हो मैं नहीं खेलूंगा। आप हाफ फिट लड़के को अगर खिला रहे हो तो ये तो जुल्म कर रहे हो आप। पीटी साहब, आप हमेशा बात करते हैं कि हमें तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, और तनकीद भी हो रही थी, सवालात भी उठ रहे थे सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि जो सिलेक्शन की गई है वो मेरिट के ऊपर नहीं है। उन प्लेयर्स को खिलाना जिनको चाहिए था उनको बाहर बिठाए रखा, और जिनको नहीं खिलाना चाहिए था या जो नज़र नहीं आया अब तक हमें, उनको टीम के अंदर शामिल कर लिया गया। तो अब मुझे बताइए कि सिलेक्शन कमेटी का कितना किरदार जो है वो इसमें नज़र आता है आपको, या फिर ये प्रेशर की बिना पर ये सिलेक्शन हुई, या ऊपर से फैसले आए और थोप दिए गए? ऊपर से फैसले इनके ऊपर मुसल्लत किए गए और वही इन्हें इंप्लीमेंट करने पड़े। तो अब जाहिर है टीम तो सफर करती हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन इसका इल्जाम किसके ऊपर रखें, किसको कसूरवार ठहराएं? सबसे बड़ा कसूरवार अगर किसी पर डालना है ये प्लेयर्स है। आप सिलेक्टर्स पर नहीं कर सकते। एक सिलेक्टर सिलेक्ट करके आपको ग्राउंड में भेज देता है, बाकी एबिलिटी आपकी 11 लड़कों की है। हम सिलेक्टर्स को तनकीद करते हैं, हाँ जी अगर वो खेल जाता तो ये हो जाता, वो खेल जाता ये हो जाता। अब आपने सिलेक्टर्स की दानिशमंदी देखनी है, क्या ये लड़के सारे इन्फॉर्म थे? अभी जिस तरह जुनैद बात करें, क्या वो लड़के वो फिट थे? अब जिस तरह की अगर बातें आप निकल रही हैं, हाँ जी वो फिट नहीं था, ये नहीं, ये तो क्रिमिनल है। अगर तो फिट नहीं थे तो इनको तो नहीं खिलाना चाहिए। बात तो फिर यही है ना मीर साहब कि अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, टीचर को पता होता है कि उसकी क्लास में कौन किस पानी में है, तो ये सिलेक्शन कमेटी से तो कुछ भी ढका छुपा नहीं होगा। उन्होंने अगर तगड़ी टीमों के सामने ऐसे प्लेयर्स भेज दिए हैं जो कि हमारे पास और बेहतर ऑप्शंस थी, तो फिर असल कसूरवार तो सिलेक्शन कमेटी हुई ना। जुनैद, बाहर बैठ के ना हर मैच पे आप और मैं हम 10 आउट भी कर लेते हैं और 1000 रन भी कर जाते हैं। बाहर की क्रिकेट बहुत आसान है कि अगर वो हो जाता तो ये कर देता, ये होता वो हो जाता है। ये बड़ा आसान कहना है, और ये आज की बात नहीं, सदियों की बात चल रही है। हमने देखना है कि जो आपने 11 सिलेक्ट किए हैं उन्होंने क्या किया है। हमने इनकी तनकीद करनी है कि इन्होंने परफॉर्म क्यों नहीं किया। ये डिफोकस थे, इनकी वो जो अप्रोच थी मेरी नजर के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी लैक करती थी। इन कंपैरिजन देखा नहीं वो जो न्यूजीलैंड के लड़के किस तरह खेल रहे थे। बिल्कुल, और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मीर साहब हमने 353 रन किए हैं, यही टीम थी, और वो भी कोई मामूली टीम नहीं थी, वर्ल्ड क्लास टीम थी। तो फिर यहाँ पे क्यों हम लैक कर जाते हैं? क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है या यूनिटी के साथ नहीं होता? आपको क्या लगता है? गुड ऑब्जर्वेशन जुनैद, गुड ऑब्जर्वेशन। हम तुक्के में कुछ ना कुछ कर जाते हैं, हम बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये जो आपने सवाल किया है इसको तो कंटिन्यूस हमें होना चाहिए। हम क्यों नहीं आज 321 कर सके अगर 353 कर सकते हैं? बिकॉज हम अनप्रेडिक्टेबल हैं। हमारे के अंदर वो है ही चीज नहीं है कि एक जाता है तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह लेता है, तीसरा आने वाला किस तरह लेता है, अंदर से डग आउट के अंदर साहब हम अनप्रेडिक्टेबल तो हैं। अब भारत के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि अब एक और तगड़ी टीम के साथ हमारा मुकाबला है, तो अब मैदान में क्या स्ट्रेटेजी लेकर उतरना चाहिए? प्लेयर्स तो नहीं तब्दील हो सकते, तो क्या किया जाए, किस तरह से मैदान में उतरा जाए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आप डिटर्मिन करना है, और जो कोचेस हैं या जो आपके जो भी मोटिवेटर्स हैं, मोटिवेटर तो है कोई नहीं, आपको जो कोचेस हैं बस कोचेस को आपको इनसे बात करना है। आई विश देयर वाज अ मोटिवेटर, कोई सीनियर क्रिकेटर किसी को लगा दे, कोई भी आ जाए, इनको मोटिवेट करे। जब तक इनको मोटिवेट, देखो आप काम पे जाते हो दोनों, कहीं ना कहीं बोर्डम आ जाती है, ये जिंदगी का एक नेचुरल असूल है। तो ये भी काम है, काम के अंदर आप इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हो, इतनी स्टेलनेस आ जाती है, इस स्टेलनेस को आपने रिवाइव करना है, दैट्स ऑल। आप देखो ना इतने लेवल पे आप खेल रहे हो, आपके अंदर एबिलिटी है ना, मोटिवेट करने की जरूरत है, पुश करने की जरूरत है, एबिलिटी है, लेकिन अब वक्त नहीं है।
इधर उधर सोचने का या बगजाया करने का। बहुत शुक्रिया, आप पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मेरे ख्याल में जो भारत के खिलाफ टाकरे तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती है, उसके अंदर तो खुद से कैसी एनर्जी आ जाती है। जी हाँ, लेकिन खौफ से निकल कर खेलना होगा। हरीफ टीम जब आपके सामने भारत हो तो फिर खुद ब खुद मोटिवेशन जब आपके अंदर आ जाती है कि आपको इस टीम से जीतना है, हर सूरत में जीतना है। और हमारे प्लेयर्स कर दिखाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये हमारे लिए तो फाइनल मुकाबला 23 को ही है और डू एंड डाई मैच भी होगा। इसके अंदर अब गलती की गुंजाइश नहीं है, अब आपने सिर्फ जीतना ही है। हमने इस मेगा इवेंट के लिए स्टेडियम्स के ऊपर भरपूर तैयारियां की थी और हम बता रहे थे अपने नाजरीन को भी कि बहुत शानदार स्टेडियम तैयार कर लिए गए। लेकिन अदनान सिद्दीकी साहब को पसंद नहीं आया। ट्रॉफी का जो स्टेडियम है वो अदनान सिद्दीकी साहब को पसंद नहीं आया। वो स्टेडियम पर तंज करते हैं, उनकी वीडियो भी जारी हुई है। इस हवाले से अदाकार हैं जो अदनान सिद्दीकी, वो कहते हैं कि वो लगता है कि दुबई से बैठ कर देख रहे हैं। आगे जंगला लगा दिया है, उसके आगे फिर फेंसिंग की गई है, तो मैच नजर नहीं आ रहा कहीं से भी। लग रहा है कि वो बहुत दूर से देख रहे हैं। क्या कहना था, जरा सुनिए। ऐसा लग रहा है कि मैं दुबई में बैठ के ये मैच देख रहा हूँ, इतना दूर है। और दूसरी जबरदस्त बात बताऊं आपको, ऐसा लग रहा है कि मैं दुबई में बैठ के ये मैच देख रहा हूँ, इतना दूर है। भी नहीं आएगा क्योंकि मेरी आईसाइट का मसला है ना, आपको तो बड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा। तो बाकी में बहुत, लेकिन बहरहाल ये बात तो ठीक है, अगर आप वीआईपी इंक्लोजर के अंदर इस तरह का व्यू आ रहा है तो आप घर पे बैठ के देख लें। अगर आपने वहां पे बैठकर भी स्क्रीन को ही देखना है कि जी क्या चल रहा है, क्या स्कोर हो चुका है, कौन खेल रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात थे अदनान सिद्दीकी साहब के, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। मेरे ख्याल में नज़रसानी होनी चाहिए। इस इवेंट का तो अब टाइम निकल चुका, इसके बाद एक बार फिर से इसको रिविजिट करना चाहिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको उस पुरस्कार कत्ल की कहानी बताएंगे कि क्या है उनके वालिद का कहना, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक। एक इंतहाई दिलखराश वाक़या जो कराची में पेश आया है, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, जिसमें अब गिरफ्तार मरकज़ी जो मुलजिम है अरमगान, उसके 10 फरवरी को होने वाले मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसमें बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की हालत बेहतर थी, जिसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सुर्ख निशानात भी मौजूद थे। मज़ीद हक़ाइक़ इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान के अगवा और कत्ल का मामला। केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम अरमगान के 10 फरवरी को जिना अस्पताल में हुए मेडिकल की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्जिम को 3:55 पर हथकड़ी लगाकर अस्पताल के मेडिको लीगल सेक्शन में लाया गया। मुल्जिम की हालत बेहतर थी और वो मुकम्मल होशो हवास में बात कर रहा था, जबकि ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम की कमर के निचले हिस्से, कानों के पीछे और कोहनियों पर भी सुर्ख निशानात थे, जो कि किसी सख्त चीज की चोट के हो सकते हैं। 6 जनवरी को डिफेंस से लापता होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के मुबैना अगवा और कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम अरमगान इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। रजब अली, 1 न्यूज़, कराची। ये था मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और इसका मरकज़ी मुल्जिम जो गिरफ्तार हुआ है अरमगान, उसका वालिद का जो बयान है वो भी सामने आया है। वो उसका वालिद ये कहता है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा किया पुलिस के साथ मुकाबला करके, और हमें वो भी सेंसेस में नहीं लगता है। हमारे साथ मौजूद है नादिर कबूल, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत भी इस हवाले से अपडेट रखती है कि अब क्या उस केस के हवाले से कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब आपका वक्त देने के लिए। नादिर कबूल साहब, हम देख रहे हैं ये मनशियात का केस लगता है कि बच्चा जो कत्ल होने वाला था उससे मनशियात खरीदता था अरमगान, जो कि ये कत्ल करने वाला मुल्जिम है। उसके वालिद का बयान भी सामने आता है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, ये सारा मामला जो है जो पुलिस के साथ उसने मुकाबला किया। मामले की तह तक जहाँ तक हम पहुँचे, हमें ये लगता है कि ये मनशियात का केस था, जिसके बिना पर एक लड़के ने दूसरे दोस्त को अपने को कत्ल कर दिया। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जो वालिद का बयान सामने आ रहा है, जो बच्चे की रिपोर्ट सामने आ रही है कत्ल करने वाले की, उसके हवाले से। जी देखिए, इस केस के बहुत सारे पहलू हैं। मंशियात का भी है, साइबर क्राइम का भी है, दहशतगर्दी का भी है। पर अभी जिस तरह आपने वालिद का जिक्र किया, मैं तो कहूँगा कि हमारे माशरे का एक जो डिक्लाइन आया है, उस चीज़ को भी हाईलाइट करी कि किस तरह एक वालिद ये सीना तान के बोल रहा है कि हाँ मेरा बेटा मंशियात करता है, ड्रग्स करता है, इस बिना पे उसको जेल से रिहा किया जाए ताकि उसको मैं रिहैब में डालूं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आजकल के वालिदैन को पता नहीं क्या हो गया। हम जब छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, खुदा ना खास्ता हम तो दूर की बात है, अगर हमारे सर्कल में भी कोई
बच्चा इस तरह की हरकत में पाया जाता था तो हमारे वालिदैन हमें रोकते थे उससे मिलने के लिए। और आज माशरा ऐसे सूरत पे आके खड़ा हो गया दुरुस्त। कि वालिदैन प्राउडली कह रहे हैं कि हाँ करता है मेरा बेटा मंशियात। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल के तवज्जुह से यही तमाम वालिदैन को होगा कि बराए मेहरबानी जो पाकिस्तान की माशरे की एक खूबसूरती थी हमारे कल्चर और सकाफत की कि वालिदैन का एक रोब होता था, एक इज्जत एहतराम होता ये था। आप 100% सही कह रहे हैं बच्चों कबूल पे साहब रखते कि थे। वालिदैन को यकीनी तौर पे नज़र रखनी होगी, अपनी ज़िम्मेदारी को समझना होगा और निभाना होगा। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ पहलू हैं इस केस के, वहाँ एक पहलू ये भी है कि गफलत पुलिस की तरफ से भी बरती गई है। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में कत्ल करने के बाद या नीम कत्ल की हालत में सूबे से बाहर ले जाया जाता है, उसकी गाड़ी समेत उसे जलाया जाता है, वो लड़का वापस आता है अपने साथी समेत, और फिर रिपोर्ट करने के बावजूद कान नहीं धरे जाते। संजीदगी का मुजाहरा पुलिस की तरफ से रिवायती अंदाज में जो होता है वो नहीं किया जाता जब तक ये मीडिया की ज़ीनत नहीं बनता या हाईलाइट नहीं किया जाता। तो ये पुलिस अगर वक्त पे कार्रवाई करती या जिस वक्त उसे शहर से बाहर या सूबे से बाहर ले जाया जा रहा था कार्रवाई होती तो शायद उसे बचाया जा सकता। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी वजह से सीएम साहब ने स्ट्रिक्ट नोटिस भी लिया है पुलिस की परफॉर्मेंस पे, और आईजी साहब को बोल के आईजी साहब ने एसएचओ को और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तो खैर मुअत्तल कर दिया है, पर जितने भी लोगों की गफलत उसमें पुलिस वालों की साबित हो रही है तो उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। जहाँ तक सूबे से बाहर ले जाने की बात है, मैं ये ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो नज़रें होती हैं सिंध पुलिस की तरफ से या हमारे जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है सिंध सूबे की, उनकी कोशिश यही होती है कि क्योंकि बलुचिस्तान और दीगर सूबों से ज़्यादातर चीज़ें स्मगल होकर सूबे के अंदर आ रही होती हैं, तो अंदर आने वाले रास्तों पे ज़्यादा नज़र होती है, ज़्यादा स्क्रूटनी होती है। बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं उन पे मैं बिल्कुल आपको सही कहूँगा कि थोड़ी सी कम उस पे चेकिंग लेकिन होती है। गबूल साहब ये तो नेग्लिजेंस है पुलिस की जानिब से या फिर तमाम फोर्सेस की जानिब से, क्योंकि अगर बच्चों का किडनैप होने का मामला हो, बच्चों के गायब हो जाने का मामला हो, अगवा बराए तावान हो, इस तरह की वारदातें भी बहुत ज़्यादा कराची में देखने को मिलती हैं, तो बच्चों को वहाँ से बाहर ले जाया भी जा सकता है। तो फिर चेक पोस्टें अगर अंदर दाखिली रास्तों पर हैं तो खारजी रास्तों पर भी होनी चाहिए, वहाँ पर भी चेकिंग उसी तरह से होनी चाहिए ताकि ये बच्चा बाहर ले जाया ही ना जा सकता। और फिर जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कुछ बयानात इस तरह के भी पुलिस के आ रहे हैं कि ये तो पहले से ही रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम था, तो फिर इससे पहले उसे बाहर फिरने की इजाज़त कैसे दी गई हुई थी, वो जेल में क्यों नहीं था, उसके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई गई, अब क्यों पता चला कि वो पहले से रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम था? देखिए बिल्कुल ये जो दोनों जो मकतूल है और जो मुलजिम है, दोनों का जो पास रिकॉर्ड है वो सामने आया है। दोनों के ऊपर अलग अलग किस्म केसेस थे। जो मकतूल है मुस्तफ़ा, उसके ऊपर भी सामने आई है ये बात कि कोई एफआईआर थी 2024 के अंदर। पर जाहिर सी बात है, देखें पुलिस का काम और हुकूमत का काम मुलजिमों को पकड़ना होता है, फिर उसको मुजरिम करार देना या कोई सज़ा देना वो फिर कोर्ट का इख्तियार होता है। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पुलिस जहाँ पे अपना काम कर भी लेती है, पुलिस के लिए एक बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि वो मुलजिमों को पकड़ के पेश भी करती है सबूत के साथ कोर्ट्स के सामने, पर कोर्ट से अनफॉर्चुनेटली हमारा जुडिशल सिस्टम भी इतना ब्रोकन है कि कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। यहाँ पे भी जो चीज़ें सामने, जो शवाहिद सामने आ रही हैं कि जब कोर्ट के सामने पुलिस ने डिमांड की थी कि हमें रिमांड दिया जाए ताकि इस मुलजिम का मज़ीद तफ्तीश किया जाए, ज़्यादा इससे क्लूज और इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो फिर रियायत दी गई थी कोर्ट की तरफ से। और इतना कोई हैरान इसकी क्या वजह है, क्योंकि मुलजिम अरमगान के वालिद के भी हम बयानात देखते हैं, बड़े वो सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और फिर वो बड़े धड़ल्ले से ये दावा करते हैं कि उनका बेटा डोप नामी एक नशे का आदी था और वो ये ड्रग्स लेता है और उसने पुलिस मुकाबला करके कुछ गलत नहीं किया, जो कि उनका बेटा डाटा भी गायब करने का मरतकब ठहरा है कि वो लैपटॉप से घंटों तक कुछ रिकॉर्ड जो वो ख़त्म करने की भी कोशिश करता रहा। अब वो पुलिस के ऊपर भी बातें करते हैं, कोर्ट कचहरी के ऊपर भी, जजेस के ऊपर भी। तो क्या कोई बड़ा असर रसूख रखने वाला वालिद है अरमगान का? मुलजिम का ताल्लुक कहाँ से है, किस चीज़ से है जो कि उनके असर रसूख जो है वो इतने तगड़े हैं कि वो असरअंदाज हो रहे हैं हमारी जुडिशरी के ऊपर या हमारे पुलिस की कार्रवाई के ऊपर?
नहीं, कोई वो आसिर रसूख वाला तो कोई शख्स नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे उनके पुराने इनके वालिद के, अरमान के वालिद के पुराने वाकिफ़ लोग जो उनके साथ या तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रहे, उन्होंने भी बताया कि इस शख्स का कोई माज़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है वालिद खुद इस तरह का शेडी या इस तरह का डूबियस कैरेक्टर हो, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका जो बेटा है वो भी जब डूबियस एक्टिविटीज़ में था तो वालिद रोकने के बजाय ज़्यादा उसकी हौसला अफ़ज़ाई करता था और खुश इस बात भी था कि वो पैसे कमा रहा था। अब देखिए ये जो अरमग़ान है ये अकेला रहता था, वालिदैन की कोई इस पे नज़रसानी नहीं थी कि किस तरह रहता है, क्या लाइफ़स्टाइल, बस उसको वालिदैन को सिर्फ़ इस बात की खुशी थी कि वो इल्लीगल पैसे बना रहा था, वालिदैन को दे रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है ये एक डिक्लाइन की तरफ चला गया है, जहाँ पे जो बेसिक डिसेंसी और जो बेसिक अखलाकियात हैं उसको दबा दिया जाता है। पैसा और फेम और इन चीज़ों को ज़्यादा वालिदैन खुश भी होते हैं, वो कहते हैं बेटा बेशक इल्लीगल एक्टिविटीज़ करे मगर पैसा कमा के लाए, तो हर चीज़ पे फिर वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं। और ओवरऑल मैंने देखा है आजकल के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बल्कि स्कूलों में वालिदैन बच्चियों पे नज़र नहीं रखते। ये जो मुस्तफ़ा आमिर भी है, हम बिल्कुल एक किसी शख्स के साथ गलत हुआ है, एक मकतूल है, उसके पेरेंट्स के लिए फील करते हैं, मगर मेरा सवाल यही है कि जब पेरेंट्स भी देखते थे, देखें पुलिस किसी के घर में तो नहीं बैठी होती, हुकूमत घरों में तो लोगों की लेकिन बैठी होती है। गबूल साहब, जब रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हों, घर को किलेनुमा बनाया हो, वहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कम से कम ये तो हुकूमत की, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। और 2019 से 24 तक 6 मुकदमात उसके खिलाफ बन चुके थे, अरमग़ान के खिलाफ। गबूल साहब, रेजिडेंशियल घर के अंदर अगर कोई बाहर बज़ाहिर कोई बोर्ड या कोई साइन बोर्ड इस तरह बिल्डिंगों के या दुकानों के बाहर बोर्ड लगा होता है, तो जाहिर सी बात है वो आइडेंटिफाइड होती है कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है। पर डीएचए अगर आप कराची आए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर जाहिर सी बात है बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा हो तो किसी को क्या पता कि अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बाहर अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई आम शहरी है तो ही कार्रवाई की पड़ोसी जा सकती है। जी, कोई अगर पड़ोसी कोई निशानदेही करते कि भई यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे थे, तो पुलिस ज़रूर जाके इन्वेस्टिगेट करती और चेक करती। पर जो इस वाक़ये, जो कत्ल का वाक़या, इससे पहले जो एजेंसी इन्वॉल्व हो सकती थी वो एफआईए हो सकती थी, जो कि एक वफाकी इदारा है, क्योंकि वहाँ पे जो है साइबर रिलेटेड क्राइम्स के इंकशाफात हो रहे हैं। कोई और इस तरह की एक्टिविटीज़ आई डोंट थिंक उस घर में हो रही थी जिसमें सूबाई हुकूमत देख सकती थी। हाँ, अगर मंशियात वहाँ पे स्टोर हो रहा था या डील हो रहा था तो सूबाई जो नारकोटिक्स का फोर्स है वो इन्वॉल्व हो सकता था, मगर अगेन कोई पुलिस हर घर में तो नहीं घुसी हो सकती। बहुत शुक्रिया नादिर गबूल साहब। बहरहाल अब ये सानिया हो चुका, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सिंध जिम्मेदारी का मुजाहिरा, माजी में जो असर रसूख रखने वाले शख्सियात या मुल्ज़िमान रिहा होते रहे हैं, कत्ल करने के बाद आज़ाद घूमते रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इसे टेस्ट केस बनाया जाएगा, कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा और इसे बल्कि दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें अपने बहसीत वालिदैन हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। बच्चे अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने बच्चों को किसी भी ऐसे शख्स के चुंगल में फंसने से बचाया जा सके। हम एक ब्रेक लेते हैं और आज सोशल जस्टिस डे है, पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, जो कि इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी है। तो इसके लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं और होने चाहिए, एक ब्रेक के बाद इस पर बात। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समाजी इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि दुनिया की जो तमाम रियासतें और हुकूमतें हैं अपने शहरियों के लिए मसावी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाएं। समाज से अगर गुर्बत का खात्मा मुमकिन हो पाए तो शायद किसी हद तक हम इंसाफ जो है वो कर भी पाएंगे। जी हाँ, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन इंसाफ ऐसा लगता है कि सिर्फ अमीर के लिए है। जो आम शहरी है, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्या सदेबाब है इसके लिए? मियाँ दाऊद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, आपको वेलकम कहेंगे। दाऊद साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में एक अमूमी तासुर ये है कि गोरा जो कानून बना के गया आज भी उसी को फॉलो किया जा रहा है, और वो कानून अमीर को, एलीट क्लास को फैसिलिटेट करने के लिए था, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए था। आम शहरियों के केसेस साल साल चलते हैं, इंसाफ मिल नहीं पाता। तो आज आलमी इंसाफ का आलमी दिन है,
क्या होना चाहिए इसके? एक्चुअली तो यही प्रैक्टिकल सिचुएशन तो यही है। आप अभी थोड़ी देर पहले जिस केस का जिक्र कर रहे थे जी, इसी तरह का वाक़या कुछ अर्सा पहले भी आपने देखा होगा कि कराची में ही एक कारसाज का हादसा पेश आया था, जिसमें एक खातून ने हिट किया था और उसके बाद भी पता चला था कि वो खातून जो है वो शायद बहुत रसूख वाली थी, ड्रग्स इस्तेमाल करती थी और उसके ऊपर वो वाला मुकदमा भी दर्ज हो गया था। और वो देख लें, चूँकि वो पाकिस्तान की एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी और आज हम यहाँ पर बैठे अगर उसका कंक्लूजन डिस्कस करें तो वो खातून जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, वो केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच आप सका। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ हैं, बेटी हैं, बहन हैं या भाई हैं, बेटा हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई कानून कोई केस काम कर ही नहीं सकता। जी हाँ, हमारे तजर्बे के मुताबिक हमने आज तक अपनी अदालतों में, अपने जुडिशल सिस्टम में यही देखा है कि जो जितना ज़्यादा ताकतवर है वो उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, और कोई गरीब आदमी है तो उसके केसेस की ना तो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में गवर्नमेंट्स को उसके मसाइल को हल करने के लिए तरजीहात ना कभी माजी में थी और ना ही कभी आज है। डॉक्टर साहब, मसला है कहाँ पे? कानून में सुकम है या तगड़ा वकील कर सकते हैं जो ऐसे लोग होते हैं, रसूख वाले होते हैं, या फिर सुकम है मामला है हमारे अदालती निज़ाम में कुछ ऐसा मसला है? नहीं, कानून बहुत अच्छा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। प्रॉब्लम है जुडिशल ऑफिसर्स की, जजेस की अपॉइंटमेंट्स के अंदर। जब हम जजेस को इनकॉम्पिटेंट जजेस को अपॉइंट कर जाते हैं, कंप्रोमाइज कर जाते हैं, या हम जो हैं वो मेरिट से हटकर जजेस को अपॉइंट कर जाते हैं, या पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जजेस जो हैं वो अपॉइंट कर जाते हैं, तो वो लोग फिर जुडिशल ऑफिसेज में बैठ के कंप्रोमाइज़ होते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर किसी ताकतवर हलके से आया हुआ कोई जज है या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसके साथ, लेकिन माजरत के साथ दाऊद साहब, अगर ये मामला बड़ा हसास है, हमें भी सोच समझ के बात करना होगा, क्योंकि हमारे पास अदालत लग जाए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इनकॉम्पिटेंट जज का लफ्ज़ है, ये अगर कोई शख्स इनकॉम्पिटेंट है तो वो जज बन कैसे सकता है? मेरा तो सवाल ये है। वो इसी वजह से बन जाता है, मैंने जैसे निशानदेही की ना कि जजेस की तैनाती में प्रॉब्लम है। जब तक आप जजेस की तैनाती जो है वो आलमी मियार के मुताबिक मेरिट के ऊपर नहीं करेंगे, तब तक जो है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के मसाइल हल नहीं होंगे। हम रोज़ यहाँ पर देखते हैं, कल भी देखा, परसों भी देखा कि एक ही नेचर का मुकदमा है, उसमें एक मखसूस चेहरे वाला वकील आया है तो उसके लिए उस जज का मियार जो है वो बिल्कुल, उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई आम नौयत का, आम मजदूर वकील हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो आया है और वो आम आदमी का मुकदमा लेकर आया है, तो उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट जो है वो और तरह की है। मैं ये नहीं कहता कि सारे जज साहबान ही ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे जज साहबान भी हैं। फिर क्या किया जाएगा? क्योंकि हम अगर आलमी इंसाफ का दिन मना रहे हैं, जस्टिस डे मनाने का मकसद तब तक पूरा ही नहीं हो सकता जब तक हम ये जो हमारे सबसे पहले पॉइंट्स हम कह लेंगे, पहला कदम है, हम वही पर सही से नहीं उठाएंगे। अगर हम जुडिशरी हमारी ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो हम अगर दीगर ममालिक की बात करते हैं तो वहाँ पर सज़ाएँ बड़ी सख्त होती हैं। छोटे से छोटे आप गलती की सज़ा या जुर्म की सज़ा आपको बहुत बड़ी मिलती है और फिर वो सबके लिए कानून एक जैसा है। वहाँ पर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी निकला है, वो भी अगर वायलेशन कर रहा है, कोई चीज़ उसने भी गलत कर दी है, कोई कसूरवार वो ठहरा है, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा, उन्होंने भी केसेस भुगते, इस तरह दीगर बहुत सारे ममालिक में हम छोटा जुर्म करें या बड़ा जुर्म, उसकी सज़ाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ पर ना तो वो सज़ाएं हैं, ना वो इम्प्लीमेंटेशन है, और फिर जुडिशरी कंप्रोमाइज है। तो हम लोग इंसाफ की बात कैसे कर सकते हैं? हम कैसे दूसरे ममालिक का, जो कि सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम बिल्कुल उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं बड़ा फ्रैंकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारे जुडिशल सिस्टम का किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के साथ, मुहज़्ज़ब मुल्क के साथ मुकाबला हो ही नहीं सकता। आप देखें, हमने हालिया दिनों में बरतानिया में देखा कि एक वहाँ पर पाकिस्तानी बेटी को अपनी को मर्डर करके, टॉर्चर करके वो लोग पाकिस्तान आ गए थे, शायद मुझे नाम अभी याद आ जाएगा। तो उस मुल्क ने क्या किया कि ऑरल एविडेंस की बुनियाद के ऊपर नहीं, डिजिटल एविडेंस की बुनियाद के ऊपर यहाँ से पाकिस्तान से उन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाकर अपने मुल्क के अंदर इंसाफ किया और उनको सजाएं दी। अब इसके कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान में क्या निज़ाम राइज है कि मैं अभी यहाँ पर बाहर जाऊँ, एक झूठी FIR लिखूँ और उसके 2 चश्मदीद गवाह जो हैं, ज़बानी गवाह, वो तैयार करूं तो मैं आप दोनों को सजा करवा दूंगा, आप मेरे साथ शर्त लगा लें। ये पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम है और ऐसे ही पाकिस्तान का 143 या 45 नंबर पे इंसाफ की फराहमी। एग्जैक्टली, यहाँ पर एक खातून के अपनी बेटियों को और अपने बच्चों के खर्चों का केस चल रहा है लाहौर की एक अदालत में। आप यकीन करें, उसकी बेटियाँ बचपन से जवान होकर
शादी के काबिल हो गई हैं और उस औरत को अभी तक उसके हस्बैंड से प्रॉपर उसका जो ड्यू खर्चा था वो नहीं मिल रहा। और अनफॉर्चुनेट ये अभी ये जो आप मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कर रहे थे, इस केस में देखिए क्या हुआ कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कराची में उन्होंने रिमांड जो है वो एक दिन का दिया और जुडिशल कर दिया। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को इतना बड़ा इनजस्टिस जो है वो नजर नहीं आ रहा? तो प्रॉब्लम ये है, ये जो 26वीं तरमीम हो गई है इसके बाद तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। तो मैं इस बात से पहले मैं 26वीं तरमीम के हमायत में था, लेकिन अब गुज़श्ता एक माह से हम ये महसूस कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम ने पाकिस्तान के कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उसने तकरीबन तबाह कर दिया। उसकी वजह यह है कि अब जज साहबान का इंप्रेशन क्या मिल रहा है हमें देखने में कि अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बड़ा केस है या किसी में बड़ी इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है जिससे स्टेट जो है वो हिट होती है, तो जज साहबान या तो लालच में आए पड़े हैं कि अगर मैंने खिलाफ फैसला दिया तो मैं आगे चीफ जस्टिस नहीं बन सकूंगा, या वो खौफजदा हुए पड़े हैं कि अगर मैंने फैसला दे दिया तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। तो ये 26वीं यानी तरमीम की ये तासुर देखने को मिल रहा है। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात कर ले, हमारी पुलिस की बात कर ले, हमारी दीगर फोर्सेस की बात कर ले, या हमारी जुडिशरी की बात कर ले, उसमें पॉलिटिशियंस की भी बात कर ले, हमारी सियासत, हमारे सारे निज़ाम की बात कर ले, पूरे निज़ाम की बात कर ले। तो पूरे निज़ाम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं जिनको हल किए बिना शायद एक आम शहरी को, आम इंसान को हम इंसाफ की फराहमी यकीनी नहीं बना सकते हैं। उसके लिए क्या फिर होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें दुरुस्त करने की चीज़ों को? क्योंकि हम सिर्फ अगर पॉइंट आउट करते रहेंगे कि यहाँ 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 पर फ्लॉज हैं, वो तो हम सबको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें और क्या होना चाहिए कि हम शायद मुल्क को एक दुरुस्त समत में लेकर चल पड़ें और इंसाफ दूसरों के लिए भी उतना ही नॉर्मल हो जाए जितना एक अमीर के लिए। अमीर के लिए तो है उसके घर की बांदी जैसा इंसाफ भी। देखिए, इसके लिए पार्लियामेंट को और जुडिशरी को स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इस तरीके से करनी पड़ेगी जिसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र आए, और ये थ्रू लेजिस्लेशन ही इसका हल है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, तमाम आप सूबों के चीफ जस्टिस साहबान को बैठा लें, पार्लियामेंट को बैठा लें, वज़राए जो कानून है मुतलका सूबों के उनको बैठा लें। आप एक पैटर्न सेट कर लें कि आप इन केसेस का मुकदमा इनके मुताबिक आपने डिसाइड करना है और वो कानून के मुताबिक करना है। जब तक ये स्टेक होल्डर सारे आपस में बैठकर ये तय नहीं करेंगे कि हमने कानून के मुताबिक ही चलना है और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाना है, तब तक ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में तकलीफ दे बात है। इससे बड़ा, और अगर हम अपने मसाइल को इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा कानून भी हमारे इस्लाम के मुताबिक ही बनाया गया हुआ है, अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो शायद ये मसाइल जो है वो हल किए जा सकते हैं और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। थैंक यू सो मच मियां दाऊद साहब। वक्त की कमी हमारे पास और ये अहम मौजू है और ख़ास तौर पर आज बात करने का मकसद ये था कि समाजी इंसाफ का आलमी दिन है, तो इंसाफ की फराहमी हर शहरी का हक भी है, उसे फराहम करना चाहिए। हम एक ब्रेक यहाँ पर शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर अहम इशूज़ भी होंगे ज़ेरे बहस, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आज के बच्चों की बात करते हैं और अपने बचपन की बात करते हैं तो बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही फ़र्क महसूस होता है। आज के बच्चे कागजी कश्तियों को पानी में बहाने, खिलौनों से दिल बहलाने या फिर तितलियों के पीछे दौड़ने या रेत के घरौंदे बनाने वाले बच्चे नहीं हैं। ये हमारा वक्त था। आज के बच्चे ब्लैक एंड वाइट दौर की बात कर रही है ना, अभी चेंज बड़ा आ चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चे के हाथ में टैब्स हैं, मोबाइल्स हैं, लेकिन वो दौर बेहतर तो था कम अज़ कम। एक हेल्दी एक्टिविटी होती थी, फिजिकल एक्टिविटी होती थी, लेकिन आज के बच्चों के पास और पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को टैब्स, मोबाइल या गैजेट्स दे देते हैं। अच्छा, हमारे वक्तों में कुछ नहीं मिलता था तो हम पिलो फाइट ही कर लिया करते थे और हमारे पास बहुत कुछ होता था एंटरटेनमेंट के नाम पे, लेकिन आज के बच्चे उससे महरूम भी हैं। तो ये बड़ी नेमत है जिससे वो महरूम हो चुके हैं। किस तरह से दोबारा से उस दौर को वापस लाया जाए? नईमा किरण साहबा हमारी नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है। नईमा साहब, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जो स्क्रॉलिंग की बीमारी है जिसके अंदर सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी इसकी एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं, क्या कोई छुटकारा मुमकिन है और ये होता क्यों, हम इसका शिकार होते क्यों, इसमें मुब्तला क्यों होते हैं? पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे शो में बुलाने के लिए।
पहली बात, अगर हम एडिक्शन की आप बात कर ही रहे हैं तो एडिक्शन और हैबिट में मैं आपको फ़र्क बताना चाहूँगी कि बेसिकली एडिक्शन और हैबिट में क्या फ़र्क है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमें नशा नहीं है, हमें आदत है। तो आदत और नशे में क्या फ़र्क है? आदत है जो हम मामूली तौर पे डेली की रूटीन में कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्रश करना है, डेली हम ब्रश कर रहे हैं। अब वो कब कर रहे हैं, कितनी दफ़ा कर रहे हैं, वो सब हम तय करें, हमारा अपना कंट्रोल है उस चीज़ पे। नशा जो होता है ना, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम उसको हटाना भी चाहें, रोकना भी चाहें, तो हमारी हेल्थ खराब होना शुरू होती है। अच्छा। फिजिकली हम घबराहट का शिकार हो जाते हैं, हमें बेचैनी होने लग जाती है, हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, और जब तक हम वो चीज़ नहीं करते तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। तो एडिक्शन सोशल मीडिया की जो आदत है, स्क्रॉलिंग, पहले वो आदत से स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता नशे में ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, अब बच्चों को हम जब मोबाइल या टैब्स देते हैं तो हम बहुत सारी अपने अंदर ही वो सोच लेते हैं, वजूहात बना लेते हैं कि माँ बहुत बिजी है, बाप के पास टाइम नहीं है, या हम बाहर उसको एक हेल्थी एक्टिविटी दे नहीं सकते, तो इसलिए ठीक है बच्चे ने कुछ तो करना है और बच्चे के पास एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए फ़ोन, टैब्स या इस तरह की स्मार्ट डिवाइसेस मौजूद हैं, और वो फिर स्क्रॉलिंग शुरू करता है। और वो जो आप बात कर रही हैं कि आदत, और उसके बाद आदत से एडिक्शन बन जाती है, नशे की लत लग जाती है उसको। इसको अगर हम इसके साथ बीमारियों को या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स को करने लग जाएं कि कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम काउंट करने बैठ जाएं, तो क्या कुछ होता है? क्योंकि एक तो कहा जाता है कि डोपामाइन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके बनना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं माइंड से आपका, उसके बाद आपका स्लीप पैटर्न और आपकी नींद ख़राब होती है, बच्चे साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। और कौन कौन सी इसमें हम चीज़ें हम हाईलाइट कर सकते हैं जिसका बच्चे शिकार होते हैं या बड़े भी हो सकते हैं? एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये होता कैसे ना। ये होता ऐसे है कि जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं ना, आप आइसक्रीम खाते हैं, आपको बहुत मज़ा आया, आपके ब्रेन ने जो है ना एक मैसेज भेजा कि और खाओ और इससे जो है ना फ़ायदा लो। तो इसी तरह से जब रील्स देखने लग जाते हो आप, शॉर्ट वीडियोस देखने लग जाते हो, अब वो 1-2 मिनट की वीडियोस है, इतना टाइम नहीं लेगा। तो जो शॉर्ट वीडियोस हैं, रील्स हैं, ये जब आप देखने लग जाते हो ना तो आपको मज़ा आने लग जाता है। फिर आप कहते हो कि एक से एक वीडियो में देखता है, फिर आप इसी तरह से आपकी स्क्रॉलिंग की आदत बढ़ती है, एंड देन आपका टाइम उसमें मुस्तकिल लगता है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इससे पीछा कैसे छुड़ाएं? पहले मैं ये तो बता दूं कि अफेक्ट क्या आ रहा है। अब बच्चे अगर इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना, पहले तो बात ये है कि पेरेंट्स का कोई नज़र नहीं है। अब क्या क्या कंटेंट आ रहा है कुछ नहीं पता पेरेंट्स को। रील्स के अंदर आप इतना कंटेंट रोक भी नहीं सकते, जितना आप कंज्यूम करेंगे, जैसा भी कंटेंट कंज्यूम करेंगे वैसा आपको शो हो जाएगा, क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा चल रहा है। तो अब अफेक्ट्स ये आ रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में रहने लगे। अब फ़ोन में रहने की वजह से क्या है कि जो ब्रेन डेवलपमेंट उनकी हो रही है, उसमें जो रीडिंग, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो कंपोनेंट्स हैं IQ के, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के, अगर हम ये कंपोनेंट्स देखें तो ये जो सारे कंपोनेंट्स की जो ब्रेन डेवलपमेंट है ये वहाँ पे रुकना शुरू हो जाती है। क्योंकि सिर्फ आप जो है रील्स की स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। अब जैसे हमारा बचपन था, हम इमेजिनरी जो है प्रिटेंड प्ले करते थे, डिफरेंट दोस्त मिल गए, जो है हम कुकिंग खेल लिया, हमने डिफरेंट गेम्स हमने खेलना स्टार्ट कर दी, वो प्रिटेंड प्ले हमारा होता था। हमारी अपनी उसमें इमेजिनेशन होती थी, हमारी उसमें अपनी क्रिएटिविटी होती थी, उसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती थी, और उसमें हमारी सोशलाइजेशन भी हो रही होती थी। अब आप ये देखें, जो ऑनलाइन बच्चा ये सारा कुछ वो पोइम्स देख रहा है, चीज़ें देख रहा है, और पोइम्स में भी आप अगर देखें कोकोमेलन टाइप की अगर पोइम्स हैं, जहाँ पे सेकंड्स में, मिलियन सेकंड्स में इतनी स्क्रीन्स बदल रही हैं, इतने कलरफुल आपको कलर्स, ब्राइट कलर्स दिख रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी पैदा हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। एंड देन ये जो फ़ोन है हमारा, इससे ब्लू लाइट इमिट होती है, ब्लू लाइट निकलती है, और वो जो ब्लू लाइट है वो हमारी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्बेंस कर रही है। उसकी वजह से सोने में मसला हो रहा है, इंसोम्निया, बच्चों को नींद नहीं आ रही, सुबह उठा रहे हैं स्कूल के लिए तो वो इतने सोए उठते हैं। मेरी अपनी छोटी बहन अभी बहरिया टाउन के प्री स्कूल में मतलब वो टीचर है, और वो मुझे बताती है कि नर्सरी का बच्चा है, प्ले ग्रुप का बच्चा है, वो सोए भी होते हैं, वो स्कूल में एक्टिव ही नहीं है, उनकी नींद ही नहीं पूरी हुई। अच्छा, लेकिन माएँ जो कहती हैं कि हमें कुकिंग नहीं करने दे रहा, हमें काम नहीं करने दे रहा, किसी से बात कर रहे हैं, कोई मेहमान आ गए हैं, उन्हें टाइम नहीं देने दे रहा, तो हमारी मजबूरी है, हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है, क्या करें फिर ऐसी माएँ? इसका देखें, ऑल्टरनेटिव वे ये है कि आपको पता ही है जैसा कि बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। बच्चों ने अपना रोल मॉडल अपने पेरेंट्स को बनाया होता है, वो जो उनके बड़े होते हैं तो उनको वो ऑब्जर्व करके देखते हैं।
अब इसका तरीकाकार ये है कि आप बच्चे को एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें, हॉबीज़ में इंडल्ज करें। देखें कि बच्चा क्या कर सकता है। बच्चा कलरिंग अच्छी करता है तो उसको कलरिंग बुक्स ला के दें, उसको उसमें लगाएं, उसमें इंटरेस्ट दिलाएं। ये इसका कोई हल नहीं है कि आप जो है टीवी लगा दें, फ़ोन लगा दें, वो फ़ोन जो है वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, टीवी पे क्या देख रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं करने दे रहा, बात नहीं करने दे रहा। आप बच्चे ना तवज्जो मांगते हैं। अच्छा, आप पेरेंट्स हम ये कहते हैं यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे नईमा के बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही जो सबसे हमारा छोटा बच्चा है ना, हम कहते हैं न्यू बॉर्न बच्चा, वो भी उसको भी पता है कि फ़ोन क्या है, उसको भी पता है कि टीवी क्या है। तो क्या इसकी क्या वजूहात है? हम कहते हैं बच्चे बहुत एडवांस पैदा हो रहे हैं, ऐसा है? या फिर माएँ जो प्रेगनेंसी में कर रही होती हैं बच्चों को भी वही शौक पैदा हो जाते हैं टीवी स्क्रीन के साथ चिमटे रहना अगर माओं का? तो कहा जाता है ना कि अगर कुरान पाक की तलावत करी तो बच्चे का शगफ भी वही होता है, शौक भी वही होते हैं। अगर माँ बहुत ज़्यादा मैथमेटिक के क्वेश्चंस सॉल्व कर रही है तो बच्चे का मैथ बहुत अच्छा होता है। तो हमें अपने बच्चों को किस तरह से फिर जब माएँ हैं उनको क्या किरदार अदा करना होगा? क्या प्रेगनेंसी में भी असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें बच्चों के ऊपर और बच्चों का शौक और बच्चों की इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, या फिर ये पैदा होने के बाद ही है? क्योंकि हमारा जो बच्चा पैदा होता है उसको भी पता है कि आजकल क्या है टीवी। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल बच्चा माँ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, सुन रहा होता है, बहुत सारी जो नॉइज़ी चीज़ें होती हैं वो बच्चे को भी डिस्टर्ब करती हैं। बच्चा बिल्कुल ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन इसका हम ये पूरा ये नहीं कह सकते कि जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने किया वही जो है वो बच्चे पे आ रहा है। आजकल के बच्चे एडवांस इसलिए जो हैं वो पैदा हो रहे हैं क्योंकि अब चेंजेस आ रही हैं, एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं। हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स इतने अप टू डेट नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उस तरह की जीन्स नहीं मिली। अब हमारे जो बच्चे आगे हो रहे हैं, हम क्योंकि अप टू डेट हैं तो हमारी जीन्स आगे उनको ट्रांसफ़र हो रही हैं। ओके, हमारी इंटेलिजेंस ही उनको ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो जो ट्रांसफ़र हो रही है उसकी वजह से वो अप टू डेट होकर आ रहे हैं। वो तो ठीक है, नो डाउट बचपन से बच्चे को पता होता है, लेकिन बच्चे को सिखाना हमारा काम है। अगर हम ही बच्चे के सामने फ़ोन में लगे हुए हैं और बच्चा हमसे तवज्जो मांग रहा है, बच्चा खेल की चीज़ें ला रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं हटो, अभी मैं फ़ोन देख रहा हूँ या फ़ोन देख रही हूँ, नहीं नहीं हटो, तो बच्चा ये चीज़ नोट कर रहा होता है। ठीक है, और अच्छा, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। इसी वजह से जो है बच्चे को ये माइंड में आ जाती है बात कि फ़ोन यूज़ करना ऐसे कोई बुरी बात। अच्छा, अब जिस तरह टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, अब तो असाइनमेंट्स भी जो बड़े बच्चे हैं 10-12 साल के या उससे कम भी उनको काम मिलता है, उनको टैब्स की, मोबाइल्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो क्या कोई टाइम फिक्स कर देना चाहिए और उसमें उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, या बिल्कुल कितनी एज तक टैब या मोबाइल्स के करीब भी नहीं आने देना चाहिए, वो ज़हर कातिल होगा? आपकी राय क्या है इस पर? देखें, अगर आप टैब या मोबाइल तक ला रहे हैं ना बच्चे को, तो आप अंडर सुपरविजन लाएं, आप खुद साथ बैठी हों और टाइम बांधें। इतना स्क्रीन टाइम ना दें, क्योंकि टू मच स्क्रीन टाइम से बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं जो पहले कभी हम सुनते नहीं थे। बिहेवियरल इश्यूज़ अब वो आ रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी के इशू आ गए हैं, अटेंशन डिस्ट्रैक्शन बहुत है, फोकस नहीं कर पा रहा बच्चा, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन है कि इधर उधर मैं कुछ यूज़ कर लूँ या कुछ देख लूँ, फ़ोन देख लूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ रही हैं। अब ज़रूरी ये है, माँ को चाहिए बच्चों को साथ लेकर बैठे, एक पूरी फैमिली के साथ बैठे और बच्चों को मिलाकर ही रूल्स बनाए, रूल्स बनाए और रूल्स के साथ बच्चों से ही पनिशमेंट भी लिखवाए कि अगर रूल नहीं फॉलो करते तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, और इसको वो फॉलो भी करें। एंड देन अगर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करें, तो फिर आप भी जब बच्चे सामने हों तो फ़ोन यूजेज को लिमिट में रखें। अच्छा, एक और चीज़ भी है नईमा कि हम लोग बच्चे को टीवी दिखाना, हम कहते हैं कि फ़ोन के शायद ज़्यादा गहरे असरात हैं आंखों के ऊपर या दिमाग के ऊपर, या फिर बच्चा जो है वो डैमेज ज़्यादा होता है, लेकिन टीवी से नहीं होता। टीवी स्क्रीन क्योंकि हम कहते हैं दूर बैठ के बच्चा देखता है तो वो उसके असरात कम है। ये भी थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा कि टीवी के कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे। लेकिन टीवी का भी तो स्क्रीन टाइम चल रहा है ना, चाहे वो आपको फिजिकली इतना साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, लेकिन मेंटली तो साइड इफेक्ट्स दे ही रहा है स्क्रीन टाइम से। जो टीवी पे चीज़ें देख रहा है, अब ये जितनी भी फास्ट फॉरवर्ड पोइम्स आती हैं, क्योंकि आजकल कोको मेलन है और ये इस तरह की पोइम्स बहुत ज़्यादा बच्चों को दिखाई जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पिछले दिनों बेबी शार्क डू 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 बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। तो वो जो उनका हाई म्यूज़िक है, वो उनकी जो इतनी नैनो सेकेंड्स में फ्रेम चेंज हो रहा है,
ये सारी छोटे बच्चे के दिमाग पे असर करी है। छोटा बच्चा इतनी जल्दी फोकस नहीं कर सकता ना, तो छोटे बच्चे के दिमाग में ये सारी चीजें असर करी होती हैं और इसी वजह से बच्चा जो है अटेंशन प्रॉब्लम्स हैं, फोकस नहीं कर पा रहा, हाइपर एक्टिव हो गया है। लेकिन जो गाइडलाइन आपने बताई है अगर उसको फॉलो किया जाए, बच्चों के साथ बैठ के रूल्स बनाए जाए, उनके लिए टाइम फिक्स किया जाए, फिर उनके सामने रोल मॉडल बना जाए, तो ये बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया नईमा किरण, माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। और अगर हम बात कर लेते हैं ना बच्चों की, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़रूरी है, बच्चों को आपके टाइम की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ पैसे की और ना ही मोबाइल और गैजेट्स की। अगर आप अपना टाइम बच्चों को देते हैं तो बच्चे यकीनी तौर पर एक अच्छी परवरिश पाएंगे। जी हाँ, और इस लत से भी उनकी स्क्रॉलिंग से कम से कम जान छूट पाएगी। हम एक ब्रेक लेते हैं और सनतकारों के लिए पंजाब में लाहौर में मेला सजा है, इस पर तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। सनतकारों के लिए मेला सज चुका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी जिसके एहतमाम ये ज़ेर एहतमाम 30वीं सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो का इनेकाद है और इसकी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे चेयरमैन पैडमिक जावेद इकबाल साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो उन्हीं की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। आपको वेलकम कहेंगे जावेद साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है, हम देख रहे हैं आज आखिरी रोज़ है, लेकिन हमने आपको वक्त पे बुला लिया इससे पहले कि यह ख़त्म हो जाए। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है हमारी इंडस्ट्री को? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। वो इसलिए कि मेरा ये मैसेज जो है ये तमाम पाकिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि जो अभी हम सुंदर एक्सपो के नाम से जो एक्सपो कंडक्ट की है हमने, इंशाल्लाह बहुत कामयाब गई है और इसमें जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी अल्लाह ने हमें उससे ज़्यादा कामयाबी अता की है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही है और पाकिस्तान में बिजनेसेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ अब क्रिएट हो रही हैं। ट्रस्ट मी कि हमने जो अपनी सेकंड एक्सपो की थी तो वो कोई 150 स्टॉल था हमारा। टोटल 150 इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे। आपने कब की थी? आज से 3 साल पहले जी। 3 साल पहले। और अब हमारे पास 350 स्टॉल हैं, हमारे पास जगह मौजूद नहीं है और लास्ट 2 डेज पे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी बट वी कुड नॉट मीट इट। अच्छा, इसकी वजह ये है शायद कि क्योंकि मईशत भी बेहतरी की तरफ गामजन हो चुकी है और बिजनेसमैन का जो इंटरेस्ट है वो अब बहुत ज़्यादा इस तरफ आ चुका है। ट्रस्ट भी बहाल हुआ है, एक ट्रस्ट बहाल हो रहा है। आप इसमें बता रहे थे कि मुल्की और गैर मुल्की तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और अब आपके पास स्टॉल्स भी मौजूद नहीं है, तो बड़ी सक्सेसफुल है वैसे तो ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या फवायद इसके हैं वो भी थोड़े से हमें गिनवा। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्सपो का मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं है। मेरे नज़दीक आज की तारीख में देखें बड़ी इंडस्ट्री लगाना मुमकिन नहीं है एंटरप्रेन्योर के लिए। जो यंग लोग हैं, जो हमारे 65% यूथ है, जिनके पास आइडिया है, एनर्जी है, जज्बा है, अब लेकिन दे वांटेड टू डू समथिंग बट दे डोंट हैव दैट मच मनी, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो अब एक्सपो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अंडर वन रूफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप आएँ, अपने आइडिया के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को देखें, जिस प्रोडक्ट को आपने कंसीव किया हुआ है, किस तरह की प्रोडक्ट बनानी है जो आपने सोचा हुआ है, किस तरह की पैकेजिंग चाहिए जो आपने वो डिज़ायर की हुई है। तो जब आप उधर जाएंगे तो आपको उसके वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे अंडर वन रूफ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जब आपको ऑप्शन मिलेंगे तो उधर आप इंटरेक्ट करते हैं 10, 15, 20 फैक्ट्री वालों से कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है, मुझे इसी तरह की पैकेजिंग चाहिए, मुझे ये क्वालिटी चाहिए, तो मुझे बताओ कितने दिनों में दोगे, मैंने इतनी क्वांटिटी बनानी है, किस प्राइस पे दोगे। तो देखो ये वो अपॉर्चुनिटीज की भरमार है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन एक ये है 65% पाकिस्तान की यूथ के लिए। जबरदस्त यूथ के पास, जिसके पास आइडियाज हैं। ये जिस तरह शार्क टैंक का एक प्लान है उसके लिए प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है, तो आपने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन सपोर्ट वो कितने % है और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी तक? देखो जो मसाइल दरपेश हैं। देखो, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते ना। एग्रीड। हमारी मिनिस्ट्री, हमारी चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर चौधरी शाफी हुसैन साहब, ये सब ऑन बोर्ड है, उनका इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स हमने ये तमाम चीज़ें अपनी मिनिस्ट्री से डिस्कस करके, अपने सेक्रेटरी से, मिनिस्टर साहब से डिस्कस करके हमने इसको प्रॉपर प्लान किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका इंटरेस्ट आप ये देखें कि इस वक्त आज चौधरी शाफी साहब आ रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी आ रहे हैं
और हमारे वेरियस जो बाहर से लोग हैं वो भी आज। अच्छा, सोलर पे भी आप लेकर जा रहे हैं। अभी एक टाइम पे क्राइसिस से एनर्जी थी ही नहीं, लोड शेडिंग की भरमार थी, तो इंडस्ट्रियां बंद हो रही थी, अब आप उसको सोलर पे लेकर जा रहे हैं। जब मैंने ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट एज ए बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे जब मैंने टेक ओवर किया ना, तो मेरा जो सबसे पहला इनिशिएटिव था ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, इसलिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एनर्जी क्राइसिस थे, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, उसकी वो कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसके पास फंड्स नहीं थे, ऊपर से बैंक रेट्स आपको पता है 22% थे, मोस्टली इंडस्ट्रीज डिफॉल्ट कर रही थी। कदम दस्याबी के बाद अच्छा, ज़्यादा तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कि मेरी कंपनी एक फैसिलिटेटर का और एक ऐसे गारंटर के तौर पे इमर्ज होगी जो बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिटवीन द सोलर कंपनीज बिल्कुल ठीक है एक रोल अदा करेगी शराकतदारी का। अब ये है कि वो सोलर कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट से एग्रीमेंट करती है, 5 साल 7 साल 10 साल प्राइस निगोशिएट करती है, दैट वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। वो आपस में तय करके हमारे पास आते हैं, हम उसको इंडोर्स करते हैं, उसका भी पैसा सिक्योर है, इसको भी सस्ती बिजली मिल रही है और उसकी इंडस्ट्री भी चल रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि जो बिगनर्स हैं, जो कि अभी आगाज़ करना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज़ है, एनर्जी है और वो कुछ कर दिखाने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन उनके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया, हम थिंक टैंक की बात करते हैं या शार्क टैंक की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आप यंगस्टर्स हैं, वो आए हैं नए नए आइडियाज़ लेकर, कुछ कर दिखाने की सलाहियत लेकर, तो उनके पास जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी वहाँ पर उन्हें फ्राहम किए जाते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और वो आगे से कारोबार जो भी शुरू होता है वो अपनी परसेंटेज रखते हैं। क्या इस तरह का भी कोई आपने साथ में चीज़ रखी है उन यंगस्टर्स के लिए जिनकी आप बात करें? मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये एक नया आइडिया दिया है। शार्क टैंक तो चल रहा है, ठीक है, बट अंडर दिस अम्ब्रेला और अंडर माय कंपनी आपने जो आइडिया दिया है दैट इज मार्वलस, बिकॉज मैं अभी तक सोच रहा था कि हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो 50 लाख 40 लाख एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आ रहे हैं, मगर आपने जिसकी तरफ इशारा किया है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बॉयज गर्ल्स, जिनके पास आइडियाज हैं, इनिशिएटिव है, मगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं, तो उसको कैसे टैप किया जाए। तो उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे आइडिया दिया, हम इस पे काम करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आप बुलाएंगे तो हम आपको उस पे प्रोग्रेस देंगे। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है, बल्कि ये होना चाहिए। टैलेंट को बजाय इसके कि बैरूनी दुनिया में मौके मिलते हैं और हमारी क्रीम को, हमारे टैलेंट को निकाल के ले जाते हैं, हमें इनको यहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहिए, उनकी सलाहियतों को बुरेकार लाना चाहिए। मैं फिर आऊँगा मसाइल की तरफ कि आपने मौके फराहम किए, प्लेटफॉर्म फराहम किया, लेकिन अभी तक चैलेंजेस क्या सामने आ रहे हैं, क्या मसाइल सामने आ रहे हैं जिसको ओवरकम करने की देखो, ज़रूरत है? इंडस्ट्री के लिए हमेशा से 3-4 मसाइल होते हैं। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, उसकी तरफ हम चलना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा मसला होता है उसका स्टेबिलिटी ऑफ डॉलर्स की, और डॉलर आप देख लें स्टेबल है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तीसरा उसका मसला होता है कि बैंक रेट्स क्या हैं। बैंक रेट्स आज देखें 22% से 12% पे आ चुके हैं और फर्दर गवर्नमेंट सोच रही है इसको सिंगल डिजिट में ले जाने की। चौथी चीज होती है उसकी टैक्सेशन की। टैक्सेशन पे एफबीआर काम कर रहा है और आपने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी होगी कि हम इसको टैक्स में भी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि हमारा जैसा मुल्क जो अंडर डेवलप्ड मुल्क है, जहां हर वक्त इंस्टेबिलिटी रहती है या क्राइसिस रहते हैं या मिसमैनेजमेंट रहती है, अब हम एक डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू है, हमने स्टार्ट ले लिया अभी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात ऑन रिकॉर्ड, कल भी मैंने एक जगह कही थी कि पाकिस्तान में जो एक टाइम था ना कि 20-25 साल से जब मैं इंडस्ट्री में आया कि जी इंडस्ट्री क्राइसिस में, बिलीव मी आने वाला वक्त इंडस्ट्री का है। क्यों? अच्छा, आप पूछे क्यों? उसकी वजह क्या है कि ये 300 मिलियन लोगों की मार्केट है। देखो, जहाँ कंज्यूमर होगा, मार्केट होगी, वह इंडस्ट्री बिल्कुल चलना ही करेगी। अच्छा, पैरामिक का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि तमाम सूबों के अंदर सनती जोन बनाए जाएं। उस हवाले से अब तक कितना काम हो चुका है? देखिए, हम चूंकि पंजाब को देख रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव 2 है। पहला ऑब्जेक्टिव, हमारी जो करंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उधर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमने उनको फैसिलिटेट करना है। उनको ये गवर्नमेंट के जो होते हैं ना चक्कर, जिस तरह एलडीए के चक्कर या सोशल सिक्योरिटी के चक्कर, हमने उससे आज़ाद किया हुआ है। अंडर द पेडमेक हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट में उनको 1 विंडो ऑपरेशन है।
एक विंडो पे आए, उनके तमाम मसाइल हल, ट्रांसफर से लेके सेल परचेज तक हर चीज़। और दूसरी नई इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोर्ड ने सियालकोट टैप किया है। सियालकोट देखो कितनी बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की मार्केट है, और उधर कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। हम उधर जा रहे हैं। मेरी ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ मुल्तान में मेरी इंडस्ट्रियल स्टेट पैक है। उधर मैं 250 एकड़ में एक्सटेंशन करने जा रहा हूँ, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही वो होगी उधर इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त चौथी चीज लास्ट, चौथी चीज पिंडी में हम नई इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं। आप देखो इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरात, उस पूरे एरिया में इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, हम उधर बनाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो हमारा क्राउन है, शेखुपुरा रोड पे कायदे आजम बिजनेस सॉरी मोटरवे पे कायदे आजम बिजनेस पार्क। ओके, बिजनेस पार्क। इंडस्ट्रियल स्टेट तो शहर में ना, टाउनशिप में, ये बिजनेस पार्क है। जब आप मोटरवे पे इस्लामाबाद जाते हैं, लेफ्ट साइड काबिल सताइश है जावेद साहब जो इकदाम कर रहे हैं। इसी तरह से फ्लरिश करने चाहिए हमारी इंडस्ट्री, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करना होगा। चाइना हमारे साथ बैठा है जो कि पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, हमें उसे कम्पीट करने के लिए, उसे मीट करने के लिए, उनके चैलेंजेस को, उसके लिए भी इकदाम करने के लिए, लेकिन सही डायरेक्शन में हमारा सफर शुरू हो चुका है। ये खुश, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन बहुत ही अच्छे साबित होंगे पाकिस्तान के लिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। थैंक यू जावेद साहब। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए सूफियाना कलाम की मलिका आबिदा परवीन साहिबा की, जिनकी सालगिरह 71वीं आज मनाई जा रही है, और आबिदा परवीन को सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और लतीफ़ अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया, और वो डिज़र्व भी करती हैं। बिल्कुल जी, और उनकी आवाज़ जितनी खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है। आबिदा परवीन साहिबा को सामने बैठ के उनके सुनना मेरे लिए ख्वाब जैसा है, और मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, और जिस तरह से वो कलाम पेश करती हैं, क्यों ना उनका कलाम सुना भी जाए। कहीं मदहोश हो जाते हैं, खो से जाते हैं, तो नाज़रीन को सुनाते हैं उनका कलाम। खुशियाँ मिल जावन ते पीछे की रह जाना। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आबिदा परवीन साहिबा की। हम आगे बढ़ते हैं और जनाब बात कर लेते हैं कुछ अमरीकी गुलकारा की भी, टेलर स्विफ्ट, जिन्होंने एक और अहम एजाज़ का ताज अपने सर पर सजा लिया। अच्छा जी, वो क्या है? ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री में 5वीं बार जो ग्लोबल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का एजाज़ था वो अपने नाम कर लिया। यानी कि उनकी एल्बम थी दी फॉर्च्यून पोएट्स, उसने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है और कामयाबियां हासिल की हैं। टॉप 4 चार्ट्स में ग्लोबल एल्बम, ग्लोबल विनाइल एल्बम, ग्लोबल स्ट्रीमिंग एल्बम और ग्लोबल एल्बम सेल्स सर फहरिस्त इसमें रही हैं। तो इस संग मील पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। आगे बढ़ते हैं, और नाज़रीन एक डीप फेक का जो मामला है आजकल वो ज़ेर बहस है। और टेक्नोलॉजी है क्या, कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है जुनैद, उसको पहचानना मेरे ख्याल में किसी चैलेंज से कम नहीं है। और आप इसकी मदद से जाली तस्वीर या वीडियो तैयार करते हैं, और किसी भी हाई प्रोफाइल बंदे को, किसी भी सेलिब्रिटी को, या फिर किसी भी अहम शख्सियत आप कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं। और पहले आपको याद होगा फोटोशॉप का ज़माना था, तो आपको बिल्कुल पता लग जाता था कि ये एडिटेड है या ये फैब्रिकेटेड है, जिससे जालसाजी का पकड़ना भी काफी आसान होता इजी था कंपैरेटिवली। लेकिन अब चूंकि एआई का दौर है, डीप फेक का ज़माना है, ऐसे ऐसे ऐप्स, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आप किसी को भी, मतलब आप अपने आप को शाहरुख खान बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को कतरीना बनाना चाहते हैं, नुकसानदेह है ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, कंवल चीमा साहिबा। तो कंवल चीमा साहिबा, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। कंवल साहिबा, अभी हम डीप फेक की जिसकी बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इसकी मदद से बनाई गई जो वीडियोस हैं या पिक्चर्स हैं, उनको पहचानना मुमकिन नहीं है। बहुत ही मुश्किल काम है कि वो एआई की मदद से बनाई गई हैं या फिर वो रियल हैं। इससे जो आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपकी साख को नुकसान पहुंचता है वो कितना दूरस होता है, ये भी बताइएगा, और फिर किस तरह से इससे बचा जा सकता है। देखें, अभी तो डीप फेक का ज़माना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप थोड़े अरसा पहले पता चल जाता था, क्योंकि आंखें और हाथ 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें थोड़ा सा मसला आता था। अभी भी थोड़ा सा मसला आता है अगर कोई नाड़ी बनाए या कोई प्रॉपर टूल से ना बनाए, मगर अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ, प्रॉपर टूल्स यूज़ करके अगर आप बनाएं तो वाकई ही पता नहीं चलता। जैसे कि हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की एक वीडियो बनी थी जिसमें उन दोनों की शादी हो जाती है, तो वो वीडियो बहुत ही रियलिस्टिक थी। उसमें उनकी आंखें, उनके आईलेट्स, उनके जो हाथ हैं, उनके नाखून, वो तक भी बहुत रियलिस्टिक थे और समझ नहीं आ रही थी कि वो आप यू कुडंट टेल। फिर भी उसमें थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें थी जिससे थोड़ा सा समझ आ रही थी कि ये
कुछ थोड़ी सी इसमें फेक है, स्पेशली जब इधर से उधर देखने वाला जो स्टाइल है उसमें थोड़ा सा एक ब्लिप आ रहा था। तो इसलिए अभी तो नेकेड आई जो है वो एआई को, अगर आप एआई वीडियोस को देखें तो आपकी नेकेड आई भी पकड़ लेती है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई ऐसा ब्लिप पकड़ लेती है, ठीक है। मगर थोड़ी ही अरसे में आप बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि एआई इज लर्निंग ओवरनाइट। ये कल हो सकता है, परसों हो सकता है, हफ्ते बाद हो सकता है, 2 हफ्ते बाद हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी ना पता कमल चले। साहिबा, ये तो बिल्कुल बड़ा जैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि इसका तिजारती टेक्नोलॉजी कंपनियां जो है वो भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो रहा है। हम जहां पर पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, दीगर ममालिक में भी हम देखते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल बहुत हो रहा है। अहम शख्सियात की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, और उसको बताएगा किस तरह से उससे बचा जा सकता है। क्या जो हम अपनी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर लगाते हैं, वीडियोज़ लगाते हैं, क्या वो लगानी छोड़ दी जाएं ताकि हमारी पिक्चर्स और हमारी वीडियोस को उठा के कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे? देखिए, सोशल मीडिया पे आप अपनी पिक्चर्स बेशक ना लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी एक भी पिक्चर, ये 1-2 प्रोफाइल्स आपकी कहीं से आ जाती हैं, तो वो उसके लिए उतना ही काफी है। अच्छा। उसके लिए आपकी पासपोर्ट पिक्चर उसके लिए उतना ही काफी है। आप अपनी बहुत ज्यादा पिक्चर्स लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा लर्न कर लेगा आपके बारे में, आपका बोलने का स्टाइल, आपके एक्सप्रेशंस का स्टाइल, आपके जो नुआंसेस हैं उसको मिमिक करेगा। अभी हाल ही में ड्रेक का एक एल्बम जो है वो रिलीज हुआ है। ड्रेक एक सिंगर है अमेरिका के। उस एल्बम में वीडियोस भी आई हैं जो कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो ड्रेक, थोड़ा बहुत पता चलता है मगर बहुत, जैसे कि मैंने कहा, एआई थोड़ी अरसे में आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये आप दिस ह्यूमैनिटी विल इवॉल्व। जो वीडियोस हैं, इस तरह की फेक वीडियोस हैं वो, और उनमें से और रियल वीडियोस को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि पहले वीडियो एविडेंस कोर्ट में जमा हो सकती थी, या वीडियो एविडेंस एक वीडियो जब आप किसी की देखते थे तो आपको हम तो लगता इसके जिद्दत की, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें उसे कम्पीट करने के लिए खुद को भी जदीद तकाज़ों से आरास्ता करना होगा। लेकिन वहीं पर हम इसका अगर नेगेटिव व्यूज़ देखें तो बहुत ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर किस तरह से रोकथाम लगाई जा सकती है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है? अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सजाएं देने से ही इससे छुटकारा मुमकिन होगा? इसको पूरी दुनिया में रोकना जरूरत है। और एआई के एक वक्त आएगा कि एआई को सिर्फ एआई ही डिटेक्ट कर सकेगा। एआई की वीडियो फ्रॉम रियल वीडियो विल नॉट बी एबल टू बी डिटेक्टेड बाय द नेकेड आई, या कोई इंसान उसको डिटेक्ट कर सकेगा, या कोई नॉर्मल टूल उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ एक और एआई ही डिटेक्ट कर सकेगा कि ये जो है, ये वीडियो एआई जनरेटेड है और ये वीडियो रियल है। मगर अब जो जैसे नॉर्मल, अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, हम अपनी नेकेड आई से इसको नहीं पहचान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया कमल चीमा हमारे साथ मौजूद थी, आईटी एक्सपर्ट। और आपको बताएं कि जो भी इस तरह की वीडियोस को वायरल करने, लाइक करने या फिर शेयर करने का मुर्तकिब ठहरेगा, उसके लिए सख्त तरीन सजाएं हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मुहतात रहें और इस तरह की जो वीडियोस शेयरिंग है, लाइक करना है या एक दूसरे को सेंड करना है, उससे गुरेज कीजिए। एक आम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसमें भारत और पाकिस्तान का दुबई में मैच 23 फरवरी को होगा। पीसीबी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी टीम के ओपनर फ़खर जमान दुबई नहीं जाएंगे। फ़खर जमान गुज़िश्ता रोज़ मैच के दौरान ज़ख्मी हो गए थे और अनफिट हो गए थे, इंजरी का शिकार हैं। 2017 की जो ट्रॉफ़ी थी पाकिस्तान ने हासिल की थी, उसमें उनकी सेंचुरी, उनकी कारकर्दगी ने नुमाया किरदार अदा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस अगले अहम मैच में फ़खर जमान दस्तियाब। और अगर हम फ़खर जमान को भी ड्रॉप करते हैं तो आने वाले दिनों में जो भारत के साथ हमारा टाकरा है वो कितना टफ टाइम हमें दे सकता है, ये भी देखना होगा। हमारे प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।